बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो देखिए गौर से सुनिएगा। दो समीकरण लिए हैं, पहला लिए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण लिए हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, चलिए दोनों समीकरण को गौर से देखिए कि पहला समीकरण के लिए x का गुणांक है a1, y का गुणांक है b1, अचर पद है c1। दूसरा समीकरण के लिए x का गुणांक है a2, y का गुणांक है b2 और अचर पद है c2। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण जो निकाय होता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग निकाय भी बोल सकते हैं। युग्म के जगह पे हम लोग निकाय यदि बोल देते हैं तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, दो चर रैखिक समीकरण यदि है ना दूगो रहेगा तो उसे हम लोग युग्म बोलते हैं। युग्म को ये ना निकाय भी बोला जाता है। तो हम लोग बात करेंगे आज से, देखेंगे कि x के साथ जो a1 है तो दूसरे समीकरण में x के साथ a2 है, पहले समीकरण में y के साथ जो है ना b1 है, या b2 है, c1 c2, इस सब के बीच में कुछ संबंध होता है, इस सब के बीच में कुछ रिलेशन होता है। उसी रिलेशन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गौर से, यदि इसमें a1 और a2 को निकालते हैं, दोनों समीकरण से a1 a2 निकालते हैं, b1 b2 निकालते हैं और c1 c2 निकालते हैं। ठीक है, और a1 बटे a2 का मान यदि b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता है, हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण से a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये 6 है ना अचर पद को ज्ञात कर देंगे। अगर देखेंगे कि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी समीकरण निकाय। क्या समीकरण निकाय बोलते हैं? अविरोधी समीकरण निकाय। याद रखिएगा, यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा तो उसे हम लोग कहेंगे अविरोधी समीकरण निकाय बोलेंगे। दूसरा नंबर में यदि a1 बटे a2 का मान a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर होगा लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे विरोधी समीकरण निकाय। विरोधी समीकरण निकाय किसे कहेंगे? जब समीकरण निकाय में है ना जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बीच में संबंध जो है वह संबंध यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर होगा लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे विरोधी समीकरण निकाय। तीसरा है आश्रित समीकरण निकाय, जो क्या होता है, यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों का मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे आश्रित समीकरण निकाय। तो आश्रित समीकरण निकाय किस है ना कब कहेंगे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के बराबर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आश्रित समीकरण निकाय। तो देखिए कोई भी दो है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा और उस स्थिति में यदि a1 बटे a2 का मान है निकालते हैं, b1 बटे b2 का मान निकालते हैं, यदि दोनों बराबर नहीं होगा तो उससे कहिएगा अविरोधी समीकरण निकाय। यदि है ना पहला है ना a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर हो जाएगा लेकिन है ना c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा तो उसे विरोधी समीकरण निकाय बोलेंगे। और है ना अंत में यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर होगा और c1 बटे c2 के भी बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आश्रित समीकरण निकाय। क्लियर है? चलो अब हम आगे इससे ना आगे चर्चा करते हैं। अविरोधी समीकरण निकाय, अविरोधी समीकरण निकाय है जो है अविरोधी समीकरण निकाय, उसका जब हम लोग हल ज्ञात करते हैं, देखिए ये समीकरण है, इसमें है ना यह समीकरण है एक्स वाई किसी मान के लिए है ना डिफाइंड होगा। ठीक है, तो एक्स वाई का है ना मान निकालना, जब हम लोग मान निकालेंगे, यदि उसका मान निकालते समय यदि उसका मान ऐसे एक के वो मान निकलेगा, अर्थात अविरोधी समीकरण निकाय जो होता है ना उसमें हलों की संख्या एक होती है। कितना इसका हल होता है? एक ही हल होता है। और विरोधी समीकरण निकाय जो होता है उसमें हल है ना एक भी हल नहीं होता है। और आश्रित समीकरण निकाय जो होता है इसका अनगिनत हल होता है। तो याद रखिएगा, यदि है ना कोई समीकरण को हल कीजिएगा उसका एक ही हल निकलेगा तो समझ जाइएगा वो अविरोधी समीकरण निकाय ही रहा होगा। तो अविरोधी समीकरण निकाय में हलों की संख्या कितनी होती है? एक होता है। अद्वितीय हल होता है, इसका हल क्या होता है? अद्वितीय
अद्वितीय होता है। याद रखिएगा, इसका हल कैसा होता है? अद्वितीय होता है। विरोधी समीकरण निकाय का है ना कोई हल नहीं होता है, इसका है ना कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, इसका एक भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जो आश्रित समीकरण जो निकाय होता है इसका है ना अनगिनत हल होता है। इसका क्या होता है? अनगिनत हल। इसमें हलों की संख्या क्या होती है? अनगिनत होता है। याद रखना, कोई पूछेगा अविरोधी समीकरण निकाय में हलों की संख्या कितनी होती है? याद रखना कितना होता है? एक होता है। अविरोधी समीकरण निकाय में हलों की संख्या एक होती है। विरोधी समीकरण निकाय में कोई हल नहीं होता है, अर्थात इसका हल है ना एक निकलता है, एक भी नहीं निकलता है। और आश्रित समीकरण निकाय जो होता है इसमें अनगिनत हल होता है, इसमें हलों की संख्या कितनी होती है? अनगिनत होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अविरोधी समीकरण जो निकाय होता है ना, अविरोधी समीकरण निकाय, इसका जब है ना ग्राफीय निरूपण करते हैं, इसका ग्राफीय निरूपण जब निकालेंगे, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है सिर्फ देखिए इधर, इसका ग्राफीय निरूपण जब करेंगे ना, इसका ग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, है ना कट करेगा एक दूसरे को। इसका जो ग्राफ होता है एक दूसरे को कट करता है, इसलिए इसको है ना हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी ग्राफ इसका होता है, प्रतिच्छेदी, अर्थात एक दूसरे को है ना ग्राफ क्या करेगा? कट करेगा। ये है ना दोनों जो समीकरण है, दोनों समीकरण का जब ग्राफ खींचेगा तो वो ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा? कट करेगा, तो वो होगा अविरोधी समीकरण निकाय होता है। अगर ग्राफ जब खींचेंगे, विरोधी समीकरण निकाय का जब ग्राफ खींचेंगे वो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कट नहीं करेगा। इसका जो ग्राफ होता है, वो जो ग्राफ है ना वो होता है समांतर रेखा प्राप्त हो जाता है। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं प्राप्त होता है। कैसी रेखाएं होता है? समांतर रेखाएं। जैसे देख लीजिए दोनों रेखाएं है ना समांतर, ठीक है, ये इसमें एक भी गया ना, यह दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर काट रहा है? नहीं काट रहा है, तो ये समांतर रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो है ना आश्रित समीकरण निकाय जो होता है, इसका से ग्राफ जो होता है ना, वो जो ग्राफ जब इसका खींचते हैं तो समपाती रेखाएं प्राप्त होता है। समपाती रेखाएं क्या होता है? समपाती रेखाएं, अर्थात यदि कोई एक रेखा यह दिया हुआ हो और है ना दूसरा रेखा भी इसका यही हो, इसी पर हो, और दोनों रेखाएं ना कोई एक रेखा किसी दूसरे रेखा को ढक ले, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। तो देखिए इस समपाती रेखा पे बहुत सा बिंदु हुआ कि नहीं होगा? इसमें बहुत सा बिंदु होगा ना, इस बिंदु हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते हैं। यह है ना इसलिए कहा जाता है कि आश्रित समीकरण में अनगिनत हल होता है। क्या बताइए, समांतर सम है ना, रेखा कहीं एक दूसरे को काटता है? नहीं काट रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। और देखिए प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट रहा है ना, क्या बिंदु पे काट रहा है? एक बिंदु पर, इसलिए क्या होता है अविरोधी समीकरण निकाय में हलों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। जो हल क्या हो गया? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? एक होता है। ठीक है, लिख देते हैं उसको, है ना अद्वितीय लिखते हैं, एक और केवल एक भी इसको बोलते हैं, इसी को अद्वितीय बोला जाता है। इसको हम याद करके लिखते हैं एक और केवल एक, एक और केवल एक। नहीं तो इसको छोड़ हटाइए, इसको रहने देते, यही याद रखिएगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए परीक्षा में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कहता है कि वैसा समीकरण निकाय जिसका एक ही हल हो क्या कहलाता है? याद रखिएगा आज के बाद से, जब एक हल होगा अर्थात अद्वितीय हल होगा तो समझ जाइएगा, है ना, क्या होगा वह समीकरण? अविरोधी समीकरण होगा। और उसका कोई हल नहीं होगा तो वह भी है ना विरोधी समीकरण होगा। अब जब उसका हल है ना अनगिनत होगा, हल क्या होगा? अनगिनत होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे आश्रित समीकरण निकाय बोलेंगे। इसका है ना आश्रित समीकरण निकाय में हल क्या होता है? अनगिनत हल होता है। इसका अद्वितीय हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसका है ना अद्वितीय हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका ऐसे अनगिनत हल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अविरोधी समीकरण जो निकाय है, अविरोधी समीकरण निकाय, यदि उसका हल हम लोग ज्ञात करते हैं तो क्या वो हल प्राप्त होता है? एगो हल प्राप्त होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार आश्रित समीकरण निकाय जो हम है ना उसको जब सॉल्व करते सवाल को, इसका हल निकालेंगे तो इसमें अनगिनत हल होगा। और जो है ना विरोधी समीकरण निकाय के क्वेश्चन को जो हल करेंगे उसमें कोई हल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, यदि हल एक को निकले अर्थात एक भी हल यदि निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संगत हल। कैसा हल बोलते हैं? संगत हल बोलते हैं। याद रखिएगा,
विरोधी अविरोधी समीकरण और जो आश्रित समीकरण है ना, उसका जो हल होता है, इसका जो हल क्या हो जाएगा, हल संगत होगा। हल क्या हो जाएगा, संगत होगा। याद रखिएगा, इसका हल क्या होता है, संगत होता है। तो पूछेगा इसका हल क्या हो जाएगा, याद रखिए इसका हल है ना संगत होगा। किसका, इसका एक ऐसे अविरोधी समीकरण का और एक ऐसे है ना आश्रित समीकरण का हल क्या होता है, संगत होता है। और विरोधी समीकरण का जो हल होता है ना, वो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। इसका एक को हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब एक भी हल नहीं निकलेगा तो उसको असंगत बोलते हैं। जब हल एक को निकलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण इसको है ना एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे कोई समीकरण का है ना वो संगत उसका हल है, उसका एक ही हल है, उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, वो सब एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए उदाहरण क्या है। एक उदाहरण हम लेते हैं, गौर से देखिएगा। चलिए एक उदाहरण ले रहे हैं, दो चर की समीकरण ले रहे हैं। उदाहरण है 3x + 6y = 7 और ऐसे दूसरा वो है समीकरण है 4x + 8y = 17, ठीक है। दो समीकरण लिए यहाँ पर, गौर से देखिए यहाँ पे कितना समीकरण लिए हैं, दो समीकरण लिए हैं। पहला समीकरण है वो है 3x + 6y = 7 और दूसरा समीकरण है 4x + 8y = 17। दोनों समीकरण को गौर से देखिए। तो पहला समीकरण में देखिए यहाँ पे है ना x के साथ 3 लगा हुआ है, जो हो गया a1 हो गया। तो a1 का मान क्या हो गया, 3 हो गया। और देखिए दूसरे पहले समीकरण में है ना, देखिए है ना y के साथ क्या है, 6 लगा हुआ है। तो यह क्या हो गया, ये हो गया b1 हो गया। तो b1 क्या हो गया, 6 हो गया। और तीसरा पहले समीकरण में देखिए अचर पद क्या है, 7 है। याद रखिएगा बराबर कुछ साइड यदि करना हो तो उधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा बात यह, गौर करने की बात यह है कि यदि है ना पहला समीकरण में बराबर के RHS में दिया हुआ है तो दूसरा समीकरण में बराबर के RHS में कुछ रहना चाहिए। अगर ऐसे RHS में 0 है तो दोनों समीकरण को RHS को है ना में क्या करना चाहिए, 0 ही रहना चाहिए, तभी बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a1 का मान 3 हो गया, b1 का मान 6 हो गया, c1 का मान क्या हो गया, 7 हो गया। और दूसरा समीकरण में देखिए a1 का मान, a2 का मान कितना है, a2 का मान 4 है और a3 है ना यहाँ पर b2 का मान कितना है, 8 है और c2 का मान कितना है, 17 है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिएगा, दो समीकरण दिया रहेगा तो उससे पहले लिख लीजिएगा कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है और c2 क्या है। उसके बाद जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखा जाए तो हम लोग आगे काम करेंगे। क्या काम करेंगे, तो देखिए बोर्ड पर हो रहा है। तो यहाँ पर a1/a2 का मान निकालिएगा। a1/a2 का मान निकालते हैं तो आ गया 3/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद b1/b2 का मान निकालिएगा। तो b1/b2 का मान निकालें तो हो जाएगा 6/8। देखिए ये कटने वाला है 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यह कितना हो गया 3/4। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया, हो गया कि नहीं बराबर, देखिए दोनों आपस में बराबर आया है। अब तीसरा जो देखते हैं वो c1/c2 है, वह क्या है 7/17 है, ठीक है। गौर से तीनों को देखो, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों को गौर से देखो तो देखने से पता चलता है कि a1/a2 का जो मान है ना वो b1/b2 के बराबर है कि नहीं है। देखिए दोनों का मान समान है ना, और लेकिन c1/c2 का मान क्या समान है, नहीं समान है, तो लिखेंगे बराबर नहीं है c1/c2। तो देखिए दोनों का मान बराबर है, c1/c2 का मान बराबर नहीं है। तो इसको मिलान कीजिए, कौन समीकरण निकाय में आप लोग पढ़े हुए हैं, तो यह ना गौर से देखिएगा। तो नंबर दूसरा जो था विरोधी समीकरण का, उसके रूप से इसका रूप है ना मैच कर रहा है कि नहीं। याद रखिएगा जब आगे a1/a2 b1/b2 के बराबर है, c1/c2 के बराबर नहीं है, तो यह जो समीकरण जो दिया हुआ है, ये समीकरण, यह समीकरण जो है ना वो क्या हो जाएगा, विरोधी समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधी समीकरण। तो लास्ट में लिख देना, इसलिए दिया गया समीकरण, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय क्या होगा, विरोधी होगा। क्या हो जाएगा, विरोधी होगा। अब देखो विरोधी समीकरण निकाय जब भी होगा तो इसका हल क्या हो जाएगा, एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। लिखाए हुए वहां पर इसका जो हलों की संख्या है, हलों की संख्या इसका निकालेंगे, हलों की संख्या, तो इसका हलों की संख्या है ना 0 हो जाएगा। इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका ग्राफ, कोई हल ही नहीं है। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त रेखा होगा, समांतर रेखाएं प्राप्त होगा। अर्थात इस टाइप से इसका है ना ग्राफ कैसे होगा,
ऐसे इसका ग्राफ रहेगा, समांतर रेखा रहेगा। क्लियर है? अब बताइए इसका हल संगत होगा क्या संगत होगा? याद रखिएगा इसका जो हल होगा ना, हल जो होगा वो क्या हो जाएगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका कोई एक को हल निकला है, एक भी हल नहीं निकला है, इसलिए इसका हल कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो देखिए एक सवाल लिए हैं, एक सवाल से इस चार बात का पता चलता है। तो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं है? यह जो टॉपिक है इसमें एक क्वेश्चन से चार बातों की जानकारी मिलती है। तो देखिए गौर से चारों बातों में से कोई भी बात है ना परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि परीक्षा में पूछ दे कि बताइए इसका हलों से कितना होगा, वो भी हम बता सकते हैं। यदि पूछे इसका ग्राफ कैसा होगा, वही बता सकते हैं। इसका हल कैसा होगा, संगत होगा क्या संगत होगा, ये भी बता सकते हैं। ये इसे कौन से समीकरण निकाय कहेंगे वो भी हम लोग है ना बता सकते हैं। क्लियर है? यह था ऐसे एक क्वेश्चन लिया है, उसके दौरान बताया है कि यह समीकरण कैसे हम लोग पता करेंगे कि विरोधी है कि अविरोधी है, इसका हल क्या है, वो उसका ग्राफ कैसा है, वो उसका हल है ना, उसका रूप है ना, हलों का रूप ऐसे संगत है कि असंगत है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, और से देखिए एक क्वेश्चन है 2x प्लस 4y बराबर 12। 2x प्लस 4y बराबर 12। और दूसरा क्वेश्चन दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 18। यह समीकरण दूसरा है। देखिए दो समीकरण लिए हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 12। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 18। पहला समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 12 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 18। ठीक है, गौर से देखो आगे। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले a1 लिख लेते हैं कि a1 क्या है। तो बताओ तो क्या a1 है? a1 क्या है? यहाँ पर 2 है। a1 किसको कहते हैं? समीकरण एक में जो x है उसका गुणांक a1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना a1 हो गया 2। बताइए यहाँ पे b1 क्या हो गया? 4। c1 क्या हो गया? 12 हो गया ना। अब देखिए आगे ऐसे यहाँ पे समीकरण 2 में a2 कितना हो गया? 3, b2 कितना हो गया? 5 और c2 कितना हो गया? 18। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मान सब निकालेंगे। a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो देखिए a1 बटे a2 का मान निकालते हैं, कितना आ गया? 2 बटे 3 हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं b1 बटे b2 का मान। तो b1 का मान है 4 और b2 का मान कितना है? 5 दिया हुआ है ना, b2 का मान 5 है। तो देखिए 4 बटे क्या हो गया? 5। क्या देखिए a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर है। देखिए गौर से क्या यहाँ पर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर है बराबर? नहीं बराबर है। तो देखिए यार ये से क्लियर हो गया कि a1 बटे a2 का मान है ना b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। इसको मिलान कीजिएगा तो इसका मिलान हो जाएगा अविरोधी समीकरण निकाय से यह मैच कर जाता है। इसे हम लोग कौन क्या बोलेंगे? अविरोधी समीकरण निकाय। क्योंकि अविरोधी समीकरण निकाय का रूप जो होता है ना वो a1 बटे a2 जो होता है b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता है। तो लिखा चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय क्या होगा? बोलिए क्या होगा? अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी होगा। चलिए इतना तो पता चल गया कि यह कैसा समीकरण क्या है, तो अविरोधी समीकरण क्या है। इसका हल बताइए, हल क्या होगा? हम बताएं इसका एक ही हल होगा, अद्वितीय हल। हम लिखा दिए हुए इसके हलों की संख्या कितना होगा? एक होगा, जो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब है ना दूसरा कोई नहीं, अर्थात एक ही हल होता है, एक ही हल। अद्वितीय मतलब होगा एक ही हल। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखिए एक हल होता है, इसका ग्राफ है ना प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगा। कैसा रेखा प्राप्त होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है? गौर से ना देखिए चित्र से वो स्पष्ट हो जाएगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। अब बताइए इसका हल क्या होगा? संगत होगा या असंगत होगा? क्या होगा? संगत होगा। असंगत नहीं होगा। क्या इसका होगा? संगत होगा, क्योंकि ये वो हल निकला है कि नहीं। एक को वो हल नहीं निकलेगा तो उसको हम लोग असंगत बोलेंगे या असंगत बोलेंगे, और जब एक को वो हल निकल जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे।
क्लियर है। तो देखो तो आज का है ना जो वीडियो था उसमें हम समझाए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो 3 प्रकार का प्रमुख होता है, एक होता है अवरोधी समीकरण निकाय, एक होता है ना विरोधी समीकरण निकाय, और एक होता है इसे आश्रित समीकरण। तीनों का रूप बता है, उसका ग्राफ कैसा कैसा होता है वो बता है, और उस पर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता है। तो है ना आज का वीडियो है ना इतने पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।